नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर एक टेलीफ़ोनिक केस है, बहुत छोटा-सा है, पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये एक 30 वर्षीय विवाहित महिला का केस है। यह मुझे सहज योग के माध्यम से जानती है और बचपन से ही मुझसे इलाज करवाती रही है। जब इसने मुझे फ़ोन किया, तब मैं 2 दिनों से व्यस्त होने के कारण बहुत ज़्यादा थका हुआ था और नींद मुझ पर बुरी तरह से हावी थी। दिमाग कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, परंतु यह मेरी जानकार मरीज है और इसको दवाई लेने की अर्जेंसी भी थी। इसी कारण से मैंने इसका फ़ोन अटेंड किया था। यहाँ मैं रोगी के साथ हुए ओरिजिनल वार्तालाप को सुनवाऊंगा। इसको रोगी की पहचान छुपाने के लिए मैंने एडिट किया है। तो अभी सुनते हैं सबसे पहले वाला वार्तालाप। ये 25 दिसंबर 2022 का है, शाम को 7:22 पर। अंकल हेलो। हाँ, आ रही है। अंकल कल रात से ना तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? कल रात को ना सर में बहुत दर्द था। हाँ। तो सो गई थी। सुबह 4 बजे फिर नींद खुली, सर दर्द की गोली ली थी तो उल्टी हो गई। और ना उल्टी बहुत खट्टी थी। सिर्फ पानी पिया और बहुत खट्टा था। अच्छा। उसके बाद से मतलब बस ऐसे ही है। उल्टी तो दोबारा नहीं आई, पर खाना मैं बिल्कुल वो खा रही हूँ, फीका फीका, नमक मिर्च कुछ नहीं खा रही। पर अभी ऐसे पूरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ एक्चुअली एक सेकंड बस, मेरे को पूजा में जाना था एक्चुअली आज सुबह ना। तो वो नहीं जा पाई मैं। उसके बाद से ना पता नहीं, मुझे बहुत रोना रोना ही आ जा रहा है। बहुत जैसे बंदा डिप्रेस ऐसा हो गई हूँ। नहीं जा तो आपको दर्द की वजह से या परिवार की वजह से? तबीयत की वजह से ही नहीं जा पाई। मतलब हस्बैंड ने मना कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मत जाओ। तो मतलब तुम्हें हस्बैंड की वजह से नहीं है ना, इसका मतलब? हाँ अगर वो कह के चली जाओ तो चली जाती। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हें अपने पे हो रहा है, हस्बैंड ने मना कर दिया इसलिए हो रहा है? बस वो बस रीजन पे तो नहीं है, बस पहुंच नहीं पाई। उस पे रोना, मतलब ऐसे बहुत दुख हो रहा है कि भाई बहुत इच्छा थी जाने की। तो रोना बहुत उसके बाद ही मतलब शुरू हुआ है, पहले से ही था? हाँ जी नहीं बिल्कुल उसके बाद ही हुआ है। मतलब रात भर में वही बस माँ से प्रे कर रही थी कि पहुंच, मतलब जैसे तैसे ठीक कर दो, बट सुबह नहीं ठीक उठी। तो थोड़ा ऐसे था कि, पर फिर भी था कि हिम्मत करके मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ ठीक हो जाऊंगी। हाँ। पर नहीं जा पाई। तो अभी तुम इग्निशिया लो, IgNA, और फिर मेरे को बता देना 20-25 मिनट में, 8 से पहले। अच्छा ठीक है। IgNA। हाँ इग्निशिया। हाँ ठीक है चलो ठीक है ठीक है, अंकल, ओके। ओके। अभी इसमें आपने सुना कि ये रोगी बहुत ही ज़्यादा धीमी धीमी आवाज़ में मरी सी, जैसे कि बिल्कुल शरीर में जान नहीं होती, मन बहुत दुखी होता है, ऐसे मुझसे बात कर रही है। जैसे तो अपनी वर्तमान हालात से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो ये कह रही है कल रात से इसकी तबीयत खराब है, मतलब अभी 24 घंटे इसकी तबीयत खराब हुए बीत चुके हैं। बातचीत करते समय यह बीच में ऐसे आहें भर रही है, जो इसकी अति बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति को व्यक्त करती है। रात को इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। दर्द में ये सो गई थी। जब सुबह ये 4 बजे इसकी नींद खुली, सो के उठी, तो इसने सिर दर्द की दवाई खाई थी। उसके थोड़ी देर बाद बहुत खट्टी खट्टी उल्टी आई। इसके बाद उल्टी नहीं आई, पर खाना फीका, बिना मसाले का ये खा रही है। मतलब क्योंकि इसके मन में दर्द की दहशत बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसको आज सुबह पूजा में जाना था, मैं भी वहीं व्यस्त था। तो ये पूजा हम सहयोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसको कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। परंतु बीमारी के कारण ये पूजा में नहीं जा पाई,
तो इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ये बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई है और पति ने भी इसको पूजा में जाने से मना कर दिया कि भाई जब तबीयत तेरी खराब है तो क्यों जा रही है, क्योंकि वो सहयोग नहीं करता है, उसको इन चीज़ों का महत्व नहीं है। इस कारण से ये पूजा में नहीं जा पाई। परंतु दुख पति के मना करने के कारण नहीं है इसको, बल्कि पूजा में सम्मिलित ना होने का है। इसी कारण इसको बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। जब रात को ये बीमार थी तो तभी से इसको लगना शुरू हो गया था कि शायद यह कल पूजा में नहीं जा पाएगी। इसी कारण से ये रात भर अपने इष्ट देव से पूजा में सम्मिलित होने की प्रार्थना करती रही थी, परंतु फिर भी इसकी तबीयत नहीं सुधरी, तो ये पूजा में शामिल नहीं हो पाई और ऊपर से पति ने भी पूजा में जाने से मना कर दिया। परंतु इसको था कि मैं हिम्मत जुटाकर पूजा में चली जाऊंगी, मतलब कि पूजा में सम्मिलित होना इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ऐसी इसकी इच्छा थी। फिर भी ये शामिल नहीं हो पाई। तो ये जो वार्तालाप हुआ तो आपने देखा, मैंने इसको तुरंत ही इग्निशिया खाने को कह दिया, परंतु मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन से पूर्णतः आश्वस्त नहीं था। तो इसी कारण से मैंने कहा भी अब कुछ देर पश्चात थोड़ी देर हालचाल बताना अपना क्या रहा। मेरे मन में इग्निशिया की जो छवि थी उस आधार पर इस दवाई का चुनाव किया गया था, परंतु मुझे शक था क्योंकि ना तो ये डिस्कंसल्टेड थी और ना ही ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। तो उस समय जो रूब्रिक मेरे दिमाग में आए थे वो थे सैडनेस साइंग विद, वीपिंग कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम। अब इन तीनों ही रूब्रिकों में इग्निशिया और नक्स वोमिका है, परंतु जो नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी है इग्निशिया से बिल्कुल अलग होती है। वो पूजा वूजा पे इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वो अपने काम पे पर चीज़ों पे महत्व देता है जो उसका पर्पज होता है। तो नक्स वोमिका पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट होता है और जोश से भरा होता है, आर्डेंट होता है, यानी जो उसको करना है उसको करना है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक किस्म का समर्पित होता है, कन्विंस्ड होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। इसी कारण से नक्स वोमिका को पहले ही रूल आउट कर दिया था कि नक्स वोमिका इसकी दवाई नहीं है, और इग्निशिया को मैंने चुना क्योंकि इग्निशिया में मॉरल बहुत ज़्यादा होता है। अगर पति ने जाने के लिए मना कर दिया तो वो इसी बात का सहारा लेकर संतुष्ट हो जाती कि जब पति ने मना ही कर दिया है तो अब मैं क्यों जाऊं, पति की बात माननी होती है। तो फिर ये इतना ज़्यादा दुखी नहीं होती क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया मॉरली के कारण। तो जब एक्सेप्ट कर लेते तो दुख नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इसके दुखी होने का कारण कुछ और है जो मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है, जितना भी वार्तालाप हुआ, क्योंकि मेरे मन की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोच विचार कर सकूं। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि शायद इग्निशिया काम न करे, ठीक वैसा ही हुआ और इसका फ़ोन ठीक आधा घंटे बाद दोबारा आ गया। इन सब चीज़ों का मतलब होता है कि आधा घंटे बाद फ़ोन आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी है और इन कठिन परेशान करने वाली परिस्थितियों से तुरंत छुटकारा चाहती है। ये केस टेकिंग हो गई। फ़ोन आने का मतलब ये था और इसी पर इसकी दवाई छुपी हुई है। को हर घटनाक्रम पर नज़र रखनी होती है कि अगर आधा घंटे बाद फ़ोन आया तो उसका क्या मतलब है, यानी ये इसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और फिर जब बात करेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इसने आधा घंटे बाद ठीक फ़ोन क्यों कर दिया है, वो आपकी बात मानी है या कुछ और बात है। तो हर चीज़ को जो रोगी कर रहा है उसको इवेलुएट करना होता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, ना कि उसको ऊपर इरिटेट होना होता है। ये जो कठिन परिस्थितियां हैं ये क्या है, इसी को हमें समझना है, क्योंकि अभी ये पूजा में ना जाने के कारण दुखी है।
दूसरी तरफ अपनी उल्टी और सर दर्द से परेशान है। तो दोनों परिस्थितियों में इसके लिए कौन सी ज्यादा परेशान करने वाली है? पूजा में ना जाने का दुख और सिर दर्द एवं उल्टियां भी उतनी ही दुखदायी हैं। मतलब तीनों चीजों का दुख एक ही समान परिस्थिति है जिसमें ये बहुत ज्यादा दुखी है और उनसे तुरंत छुटकारा चाहती है। तो ये अभी हम देखेंगे, मतलब सुनेंगे, जो कि भाई अगले वीडियो में, क्योंकि जब ये फोन आया है तो इसने जो बताया उससे फिर निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि पहले ऑडियो से तो निष्कर्ष निकल नहीं पाया था। पहले जो इग्निशिया के रूब्रिक थे उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। सैडनेस, साइंग विद साइंग माने अंदर से आहें भरना। आहें आदमी तब भरता है जब उसके अंदर बहुत गहराई तक दुख होता है और उसको वो एक्सप्रेस किसी वजह से नहीं कर पाता है। और उदासी जो होती है कि जो उसकी मानसिक जो भी उसके लेवल है खुशी का, उससे और ज़्यादा डिप्रेस हो जाना और ज़्यादा दुखी महसूस करना। तो ये होता है। तो यही स्थिति थी इसकी। वीपिंग कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ यहाँ पर कि जो पूजा में जाने के लिए ये बिल्कुल जी जान से लगी हुई थी, हालात ने उसका विरोध किया जिसके कारण पूजा में नहीं जा पाई। तो इसलिए इसको लिया गया था वीपिंग कॉन्ट्राडिक्शन। ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम, डिसेप्शन कैसे हो, यानी धोखा सा हो गया इसके साथ, हालात ने इसको डिसीव किया है। तो इससे बिल्कुल एक बहुत ही डिप्रेस वाली स्थिति में चली गई जिसको हम गम कहते हैं। तो ये डिसेप्शन क्या हुआ, ये पूरे मन से तैयार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ना इसको ईश्वर ने इसका साथ दिया ना हालात ने इसका साथ दिया, तो उससे ये और भी ज़्यादा दुखी हो रही। तो ये इग्निशिया के कुछ रूब्रिक थे जो हमने ऊपर लिए थे। वर्तमान मानसिक स्थिति है उसको समझने के लिए इसका दूसरा टेलीफोन कॉल सुनते हैं। हेलो हाँ। अंकल, ऐसे पूरा ठीक तो नहीं फील हो रहा। अच्छा, कितना ठीक लग रहा है? 2-4% ही लग रहा है या काफी लग रहा है ठीक? काफी तो नहीं, एक्चुअली वही अभी सर में दर्द है, खाने का भी थोड़ा ऐसे लग रहा है, खाया अच्छा, नहीं जा रहा। स्ट्रामोनियम है तुम्हारे पास? क्या है? स्ट्रामोनियम स्ट्रेमोनियम होनी चाहिए। होगी, पहले भी दी थी, ले लो और 5-7 मिनट दवाई लेके 5 मिनट के बाद दोबारा बताओ, फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है। अभी आपने सुना कि इसको उतना तो ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कि अभी दवाई के प्रभाव से इसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना कि इसको मन को संतुष्टि दे सके। अगर सही दवाई होगी तो मरीज को थोड़ी संतुष्टि जरूर मिलती है। इसका मतलब है कि इग्निशिया ने जरा सा भी काम नहीं किया है। मतलब इस समय इसकी मानसिक अथवा इग्निशिया की पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। इसको पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति में मैंने स्ट्रामोनियम दिया था और उसे तुरंत आराम आ गया था। तो इसी कारण से मैंने इसको ज़्यादा सुना नहीं और सीधा ही स्ट्रामोनियम खाने की सलाह दे दी, जैसे आपने देखा इसमें, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति केस की विवेचना करने की बिल्कुल नहीं थी। अब हम अगले ऑडियो में सुनते हैं कि क्या रहा, स्ट्रामोनियम का प्रभाव क्या रहा। नहीं अंकल, आराम नहीं आया इसलिए। आराम नहीं आया? नहीं, मैं आपको एक और बता देती हूँ, डर आ रहा है कि दोबारा ना हो, क्या दोबारा ना हो? ये उल्टी वगैरह। जैसे अभी मेरा सर दुखता पहले, हाँ। फिर उल्टी आती है। अच्छा, तो जैसे ही सर हल्का भी दुखने लगता है ना, डर अंदर से डर आता है कि उल्टी तक ना पहुंच जाए। तो उल्टी से पहुंचने से क्या दिक्कत होगी? उल्टी से डरती हूँ, मतलब वो अनईजीनेस है, वो जो तकलीफ होती है। सर तो खैर दिक्कत देता ही है, पर वो उल्टी तक पहुंचता तो बस पता नहीं। अच्छा, एलियम से तो तुम्हारे पास एलियम सीपा है, ALLIUM। एलियम? हाँ। अच्छा, मैं देखती हूँ, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं देखती हूँ। नहीं होगी एलियम सीपा। अच्छा, मैंने किट भेजी थी ना, हाँ जी हाँ जी, उसमें होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, एलियम सीपा, CEPA। ठीक है ठीक है। ठीक है, और सुबह बताऊँ क्या? अभी आप फिर कर लो, आप देख लेना, अभी जो है रात में देख लेना, 1 घंटे बाद देख लेना, आधा पौना घंटा 1 घंटा देख के। ठीक है अंकल। चलो। अभी आपने सुना कि इसने बहुत मरी मरी आवाज से कहना शुरू किया
कि अंकल ज़्यादा आराम तो नहीं आया, मतलब ये संतुष्ट नहीं है, यानी इसमें हताशा बहुत है। सबसे पहली बार भी इसी कारण से इसको इग्निशिया दी गई थी। 2 बार दवाई से आराम ना आने के कारण इसने अपनी मानसिक स्थिति को विस्तार से बताने का फैसला किया, क्योंकि ये मेरे केस टेकिंग के तरीकों को जानती है कि मेरे लिए क्या जरूरी होता है। इसने बताया कि मुझको डर आ रहा है कि दोबारा ना हो ये उल्टी वगैरह। पहले सिर दुखता है, फिर उल्टी आती है। जैसे ही हल्का सा भी सिर दुखने लगता है तो डर आने लगता है कि कहीं ये हालात उल्टी तक ना पहुंच जाए। मैंने जब पूछा कि उल्टी तक पहुंचने से तुम्हें क्या दिक्कत होगी, तो इसने कहा कि मैं उल्टी आने से डरती हूं, उससे अनइजीनेस और कमजोरी बहुत होती है। सिर का दुखना तो दिक्कत देता ही है, पर उस उल्टी तक पहुंचने से मैं क्यों डरती हूं, बस अंकल ये मुझे पता नहीं क्या डर होता है। मतलब इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है कि ये उल्टी से क्यों डरती है, परंतु इसका जवाब इसने ऊपर दे दिया है कि उल्टी से अनइजीनेस और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो इससे बर्दाश्त नहीं होती है। यानी अब इसकी जो मानसिक स्थिति है मुझको समझ आ गई, तो मैंने अपने प्रिस्क्रिप्शन के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होकर इसको एलियम सेपा खाने को कह दिया। पहले मैं इसका फॉलो अप सुनवाता हूँ, उसके बाद एलियम सेपा का मैंने कैसे चुनाव किया उसको समझे। हेलो, हेलो। हाँ जी अंकल, आ गया था कल अंकल उससे आराम में। इस हार्मोनियम से नहीं, श्रीमोनियम नहीं, आपने दी थी ना लास्ट में। एलियम सेपा, हाँ एलियम जी, सेपा। एलियन सेपा। मतलब तुम्हारे को क्या फीलिंग हो रही थी उस टाइम? और घबरा डर लग रहा था कि और ना बढ़ जाए, मतलब उल्टी तक ना पहुंच जाए। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, चलो ठीक है, मतलब उसको अंकल ठीक है अंकल। हाँ। अगले दिन सुबह 9:32 पर इसने अपना इसका फॉलो अप दिया था। तो इस ऑडियो में सुना कि इसकी आवाज में एक जोश है, जो इस बात का संकेत है कि ये अपनी स्थिति को लेकर पूर्णतः संतुष्ट है। रोगी की ये संतुष्टता ही हमारी सही दवाई का स्पष्ट प्रमाण है। आप लोगों को एलियम सेपा के चुनने का कारण स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, इसी कारण से मैंने दोबारा इसकी मानसिक स्थिति के बारे में टेलीफोन पर पूछा था। तो इसने अब स्पष्ट रूप से बताया कि इसको कल डर लग रहा था कि उल्टियां और सिर दर्द के कारण तकलीफें और ज़्यादा ना बढ़ जाए। इन शब्दों का इसने प्रयोग नहीं किया, परंतु इसके बताने का जो अंदाज है उससे ये बात स्पष्ट झलक रही थी कि उसको ये फीलिंग है। मतलब कि जो कन्फ्यूजन और स्टूपिफिकेशन इसके दिमाग में कल था, वो एलियम सीपा के खाने के बाद हट गया। यानी आज नहीं दिख रहा आपको ये, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों सतहों पर ठीक महसूस कर रही है। अब एलियम सेपा के चुनाव में जो रूब्रिक लिए गए उन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं। हालांकि एलियम सेपा के कई केस और एलियम सेपा के पूर्ण विवरण पर मैं पहले से ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। इन वीडियो को देखकर इस दवाई को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर एलियम सेपा का संक्षिप्त बहुत थोड़ा सा विवरण ही दूंगा ताकि आप इस केस को समझ सकें। इस केस से संबंधित जो रूब्रिक लिए गए हैं वो हैं फियर, पेन ऑफ द पेन, अनबियरेबल, दैट द पेन विल बिकम। इसमें 2 दवाइयां हैं, एलियम सीपा और कार्सिनोसिन। दूसरा है फियर, पेन ऑफ द पेन, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेन, दैट शी विल बिकम। इसमें अकेली एलियम सीपा है। स्नैपिश, चिल्ड्रन इन ईयर एक विद, इसमें एलियम सीपा और कैमोमिला है। तो नंबर 1 जो रूब्रिक को समझते हैं उसका हिंदी रूपांतरण हुआ कि दर्द का डर लगता है कि दर्द के कारण उसका कहीं ध्यान न भटक जाए। ये नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है। हालांकि यह इस
केस के लिए बहुत सटीक रूब्रिक नहीं है, परंतु इसको समझना आवश्यक है। दर्द इसके ध्यान को भटका देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसके दिमाग पर, पूरे व्यक्तित्व पर डर हावी हो गया है या हावी हो जाएगा, और फिर कोई भी जरूरी काम ये नहीं कर पाएगी। यानी कि पूरा का पूरा ध्यान दर्द की तरफ ही लगा रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि दर्द इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि एलियम सेपा का जो व्यक्ति है वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है, परंतु एलियम सेपा के दर्द बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से तेज होने के कारण उसकी स्थिति आती है, क्योंकि ये दर्द नर्व के अंदर होते हैं, न्यूरैल्जिक पेन होते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि एलियम सेपा के दर्द सीधी लंबी रेखा में जाते हैं, जैसे कि करंट लगने जैसे दर्द होते हैं इसके अंदर। मतलब इसके दर्द इतने ज्यादा तेज होते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही दर्द के कारण बिल्कुल हिला हुआ होता है। दर्द बिल्कुल इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, ये दर्द में पागल हुआ होता है कि ये क्या हो गया है। दूसरा क्लिनिकल उपयोग होता है जब किसी अंग को डॉक्टर लोग काट देते हैं या किसी वजह से वो खुद कट जाता है, यानी एम्पुटेशन हो जाता है, और उस एम्पुटेशन के बाद जो उस स्थान का जख्म भर जाता है, जैसे आपने किसी का बाजू कटा देखा होगा तो जख्म भर जाता है, या उंगली कट गई तो जख्म भर गया। परंतु सामान्यतः तो जख्म भरने के बाद वो दर्द नहीं होता है हिस्सा, परंतु एलियम सेपा में किसी नर्व के दबने के कारण वो वहां से बड़ा तीव्र करंट लगने जैसा दर्द पूरी बाजू में, यानी लंबाई में दूर तक जाता है, इसको हिला कर रख देता है, इतना तेज दर्द होता है। और दर्द के समय रोगी को कुछ भी नहीं सूझता। उस समय उसके सोचने समझने की पूरी शक्ति दर्द की तेजी के कारण खत्म हो चुकी होती है। एक बार रोगी जब ऐसा अनुभव कर लेता है, यानी इतना तेज दर्द के अनुभव कर लेता है, तो उसके दिमाग पर इस दर्द की एक दहशत छा जाती है। इसी कारण से जरा सा भी दर्द शुरू होते ही रोगी घबराने लगता है कि दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। तो अभी हम बाकी के दो जो रूब्रिक बचे उनको भी समझते हैं, क्योंकि वो दोनों रूब्रिक भी रोगी की इसी भावना से मिलते जुलते होते हैं। नंबर 2 रूब्रिक का जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि इसको दर्द का डर है कि कहीं दर्द इसके बर्दाश्त करने की सीमा से भी ज्यादा ना बढ़ जाए। इसमें पहले अकेली एलियम सेपा होती थी, पर आजकल इसमें कार्सिनोसिन भी ऐड कर दी गई है। मतलब कि अभी जो दर्द है उसको ये बर्दाश्त कर पा रहा है, परंतु इसका कोई पुराना अनुभव है जबकि दर्द बहुत ही तेज हो गया था। इसी कारण से इसे मामूली सा दर्द होते ही अथवा दर्द की तेजी के लगातार बढ़ते रहने के कारण ही ये डर सताने लगता है कि दर्द बहुत ही ज्यादा तेज ना हो जाए, इतना तेज ना हो जाए कि इससे बर्दाश्त तक ना हो। इस महिला ने भी तीसरे ऑडियो में बताया था कि वह सिर दर्द तो फिर भी बर्दाश्त कर पा रही है, परंतु कहीं उल्टियां ना शुरू हो जाए, उससे तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मतलब डर उल्टियों का नहीं है, डर उल्टियों के कारण होने वाली तीव्र तकलीफों का है। इसी रूब्रिक के कारण आधार बनाकर हमने रोगी को एलियम सेपा दी थी। अब ये जरूरी नहीं है कि उल्टियों के समय ही ये दर्द महसूस हो, सबको तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो जहां दर्द की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना हो तब, और उसको ये डर लग रहा हो, तो इसको दे सकते हैं। चाहे ये सिर दर्द हो, किसी फोड़े फुंसी में होने वाला दर्द हो, न्यूरैल्जिक पेन हो, रीनल कॉलिक हो, एलर्जी के कारण होने वाली खुजली हो, कान दर्द हो, दांत दर्द हो वगैरह, कुछ भी हो सकता है। यानी दर्द तीव्र हो जाएगा ऐसी संभावना हो तो फिर ये दवाई दी जा सकती है।
इस दवाई का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि जिन चीज़ों से हम लोगों को, सामान्य लोगों को स्फूर्ति यानी ताजगी आती है, फ्रेशनेस आती है, एलियम सीपा के रोगी को उन्हीं से इसका उल्टा असर होता है। मतलब इसके रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड आफ्टरनून कॉफी और वाइन आफ्टर, अकेली दवाई है। दूसरा रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड वाइन आफ्टर, कंफ्यूजन ऑफ माइंड यूरिन आफ्टर, कंफ्यूजन ऑफ माइंड कॉफी आफ्टर और डलनेस वाइन आफ्टर। आमतौर पे लोग बाग वाइन और कॉफ़ी को जब पीते हैं तो वो चुस्ती और स्फूर्ति यानी फ्रेशनेस के लिए पीते हैं कि उनकी थकान उतर जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, दिमाग अच्छे से चलने लगे, सोचने लगे, उसके लिए पीते हैं। परंतु एलियम सेपा का दिमाग इन चीज़ों से कंफ्यूज हो जाता है कि ये उल्टी खोपड़ी का बंदा है। इसी प्रकार जब बहुत देर से पेशाब रुका हुआ होता है, किसी कारण से पेशाब नहीं कर पाते हम लोग, तो हमारा पूरा दिमाग उसी तरफ लगा होता है, बहुत परेशानी हो रही होती है और किसी काम में भी हमारा मन नहीं लगता, कुछ नहीं सूझता, बस एक ही इच्छा होती है कि किसी तरह हम जल्दी से जल्दी यूरिन पास करें और थोड़ा राहत आए। और जब पेशाब कर आते हैं तो हमारा मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। ये सामान्य प्रभाव है जिससे हमारा मन दूसरे कामों में फिर आसानी से लग जाता है। मतलब हमारा सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। परंतु एलियम सेपा के साथ तो उल्टा ही होता है। अब रिपर्टरी में तो केवल यूरिन के संदर्भ में ये रूब्रिक दिया गया है, परंतु आप इसको इसके समतुल्य यानी इस जैसे मिलती जुलती कोई भी स्थिति हो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई भी परेशान करने वाली स्थिति जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान लगा हुआ है, यानी उस स्थिति को सुधारने के लिए दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, परंतु उस समस्या के समाधान होते ही इसको समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। यानी इसका कंफ्यूजन और डलनेस शुरू हो जाती है। यानी समस्या के समाधान के बाद कंफ्यूजन और डलनेस शुरू होती है। लोगों का कंफ्यूजन और डलनेस समस्या के समाधान के लिए होती है। तो ये उल्टी खोपड़ी वाला बंदा है। इसका तीसरा रूब्रिक जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, उसका अर्थ है कि बच्चा कान दर्द में बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज स्नैपिश हो जाता है। इस रूब्रिक में भी 2 दवाइयां हैं, एलियम सीपा और कैमोमिला। मतलब हुआ कि दर्द थोड़ा सा तेज होते ही बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उस समय ये नहीं चाहता कि कोई जरा सा भी इसको छेड़े। हालांकि इस केस में ये रूब्रिक लागू नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि इस छोटे से केस के माध्यम से एलियम सेपा जैसी दवाई, जिसको प्रायः होम्योपैथिक डॉक्टर जुकाम के केस में रूटीनली प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, बिल्कुल नए अंदाज में समझ आ गई होगी। यानी अब सिर्फ ये इस दवाई का उपयोग केवल जुकाम तक सीमित नहीं रहा है। अब ये बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन, अलग अलग सभी बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कैंसर का मरीज हो, चाहे जुकाम का मरीज हो, चाहे न्यूरोलॉजी का हो, किसी भी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एलियम सेपा के जो ये लक्षण मैंने आपको समझाए हैं, ठीक ऐसे ही लक्षण अगर रोगी में मिल रहे हैं, यानी रोगी के लक्षण और एलियम सेपा के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण आपस में अगर मैच कर रहे हैं पूरी तरह से, यानी सिमिलिमम है, तो फिर एलियम सेपा का उपयोग आप किसी भी बीमारी की अवस्था में कर सकते हैं। उससे रोगी को जरूर ही लाभ होगा, चाहे वो क्योर हो या ना हो, क्योंकि हमेशा ही बीमारियां क्योर नहीं होती हैं। अगर क्योर होने वाली बीमारी होती है, मतलब हुआ कि अगर कुदरत, नेचर उस बीमारी को क्योर करने की क्षमता रखती है, तो फिर सिमिलिमम से बीमारी ठीक होती है, वरना तो थोड़ा सा पैलिएट करती है, उसको आराम देती है,
और फिर दवाई का काम खत्म हो जाता है, उसकी एक्शन खत्म हो जाती है। फिर हमें केस को नए सिरे से इवेल्युएट करके नई दवाई का चुनाव करना होता है। धन्यवाद।